वो अभी तक अपन ने बनाई नहीं, वही इसकी दे दे तो हमने है प्रार्थना गुरुदेव से ये स्वर्ग संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थमय व्यवहार हो। ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्व है। गुरुदेव ये आशीष दे जो सोचने का फर्ज है। हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, सच प्रेम के नित के, सधर्म के सत्कर्म के, ऊंची झूठी राह की, अन्याय की अभिमान की, सेवा करन को दास की, परवाह नहीं हो जान की। छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्वमय से ईशमय, हो राममय और कृष्णमय, जगदेव में जगदीशमय। हर इंद्रियों पर ताब कर, हम वीर हो अति वीर हो, उज्ज्वल रहे सर से सदा, निज धर्म रख हम वीर हो। अति शुद्ध हो आचार से, तन मन हमारा सर्वदा, आध्यात्म की शक्ति हमें पल भी नहीं कर दे जुदा। इस अमर आत्मा का हमें हर श्वास भर में गम रहे, गर मौत भी आ गई, सुख दुख हमसे कम रहे। Let me start with the base presentation. प्रेजेंटेशन यहाँ पे आ रहा हूँ। हाँ सर वो सेम क्लास कनेक्टेड है और इससे पीपीटी से कनेक्ट दोनों दो दिन तक Good afternoon to one not present here. My name is Bhush Katsera. Today, I am with my co-speakers, Poshak Mathur and Kriti Khandelwal, is here to discuss about on topic Index 37, that is provisions, contingent liabilities and contingent assets. Second is provision Index 11, that is third is Index 19, that is employee benefit, and last is Index 102, that is share-based payment. So let's start with Index 37, that is provisions, contingent liabilities, and contingent assets. So firstly, let us understand what is Index 37, किस पे applicable है. So firstly, Index 37 जो अपन को बताता है recognition, measurement, and disclosure requirement related to the provisions and contingent items like contingent liabilities and contingent assets. With the help of Index 37, अपन को ट्रांसपेरेंसी दिखती है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, उसमें क्या क्या डिस्क्लोजर्स हैं, क्या क्या उसमें रिकॉग्नाइज कर रहा है और क्या क्या डिस्क्लोज कर रहा है. इट अप्लाइज टू ऑल द एंटिटीज जो भी इंडेक्स के हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं. Before jumping to the key concepts of Index 37, let us understand the important terms which will be helpful in understanding the key concepts. Firstly, let us understand what is liability. Liability, it is a present obligation that arises from past events, which settlements of which is required outflow of resources. Secondly, what is an obligating event? Obligating event, it is an event that creates a legal or constructive obligation. अब
to understand what is legal obligation and what is constructive obligation. So firstly, legal obligation. Obligation का मतलब ही ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है. तो अपनी जिम्मेदारियां जो लीगल, यानी कि अपन ने कोई भी टर्म्स अगर एग्री करे कॉन्ट्रैक्ट, जब भी अपन कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं या एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, तो उससे अपनी लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होती है. या फिर कोई लॉ में अगर कोई चीज लिखी हुई है वो हमें फॉलो करनी है, तो दैट इज आवर लीगल ऑब्लिगेशन. सेकंड, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन. कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. कुछ भी पास्ट प्रैक्टिसेस से अगर अपने दिमाग में कुछ माइंडसेट है, आर माइंडसेट फ्रॉम द पास्ट प्रैक्टिसेस, तो वो एक अपनी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है. या फिर अ स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट वी हैव एग्रीड टू एनी अदर पर्सन, तो वो एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है. एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि वाली अपन को बोनस मिलता है. क्लास चालू है बंद करे? क्लास चालू है ना, उनको बात पूछते हैं. उनको एडमिट बोल देगा. तो आज अपनी जो अपनी ऑब्लिगेशन है और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन प्रोबेबल आउटफ्लो, हमारे रिसोर्सेज का आउटफ्लो होना जरूरी है. एंड थर्ड, अपन इसको मेजर कर सकते हैं, दैट शुड बी रिलायबली एस्टिमेटेड. अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल है तो अपन प्रोविजन हमारी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. एक एग्जांपल के साथ समझते हैं वारंटी कॉस्ट का. फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि अगर इस प्रोडक्ट में कुछ भी खराबी है तो 3 साल के अंदर अंदर मेरे पास लेके आना, मैं इसको सही करूंगा, मैं इसकी वारंटी दे रहा हूँ. तो मैं इसका प्रोविजन क्रिएट करूंगा कि मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ कि मैं अगर ये 100 प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो 5 खराब हो सकते हैं, तो मैं इसको मेजर कर पा रहा हूँ. उसको सही करने में कुछ कॉस्ट लगेगी तो मेरा आउटफ्लो होगा. और मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, इसका पास्ट इवेंट क्या है कि मैंने उसकी सेल करी है. तो तीनों कंडीशन फुलफिल हुई तो मेरे को प्रोविजन रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. उसके बाद अपन बात करते हैं मेजरमेंट प्रिंसिपल ऑफ प्रोविजन. बनाते समय हमें 3 बातों का ध्यान रखना है मेजरली. फर्स्ट, ऑल द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. कि मार्केट में किसी भी कंडीशंस, एडवर्स, फेवरेबल, सब दोनों पर वो कंसीडर करनी है कि क्या हो सकता है. दूसरा, टाइम वैल्यू ऑफ प्रोविजन. हम मेजरमेंट प्रिंसिपल तो प्रोविजन को 3 चीजें तुम देखते थे. रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, मार्केट चेंजेस, कंडीशंस, अपन को वो कंसीडर करना है. टाइम वैल्यू, अब जो हमारा आउटफ्लो होगा रिसोर्सेज का वो तो फ्यूचर में होगा, बट उसको हमको प्रेजेंट वैल्यू पे मेजर करना पड़ेगा. तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक अपन को ध्यान रखना पड़ेगा. तीसरी चीज, एक रेगुलर रिव्यू करना है कि अपने फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, अब 2 साल बीत गया, अभी तक एक भी नहीं आया. अब मेरे को लग रहा है कि यार आएगा भी नहीं, तो मेरे को उसको रिव्यू करना है कि मैं प्रोविजन अब मैं उसको डाउनग्रेड करूँ या अपग्रेड करूँ. तो उसके लिए मेरे को एक रिव्यू देखना पड़ेगा. उसके बाद एक प्रैक्टिकल एग्जांपल पढ़ते हैं, एक केस स्टडी. बायोमेडिकल वेस्ट. मैं एक एंटिटी हूँ, मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ. लॉज आए, लॉ में बोला कि बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट यूनिट आपको सेटअप करना पड़ेगा फॉर डंपिंग योर वेस्ट. एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करा तो कोई लायबिलिटी नहीं है. तो कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट होगी उस यूनिट की, उसके लिए मेरे को कोई प्रोविजन नहीं बनाना. लेकिन अगर मैं अभी तक एक इलीगल तरीके से मेरा जितना भी वेस्ट अगर मैं उसको डंप कर रहा हूँ, तो लॉ के हिसाब से पेनल्टी इम्पोज हो सकती है मेरे पे. तो
उस पेनल्टी के लिए मेरे को एक प्रोविजन बनाने की जरूरत है। एक क्वेश्चन है फॉर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, a provision should be recognized when option A, there is a possible obligation, option B, there is a present obligation and outflow is probable, option C, there is a future business loss, and option D, management expects a loss. अक्षता खंडेलवाल, अक्षिता खंडेलवाल। आंसर बताना चाहेगा? Going forward, बात करते हैं contingent liability. Contingent liability क्या है? सबसे पहले definition. Contingent liabilities are possible obligation that arises from past events whose existence would be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more future uncertain events, not only confirmed. हमारे इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। अगर ये जो इवेंट है हुआ तो हम कंटिजेंट लायबिलिटी में भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो भी कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स। उसके बाद कंटिजेंट लायबिलिटीज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट दे आर डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू अकाउंट। इसका एक एक्सेप्शन है, अगर कंटिजेंट लायबिलिटी होने के चांसेस बहुत रिमोट है यानी कि नेग्लिजेंट है तो अपन उसको फिर डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे। तो अगर वो रिमोट चांसेस हैं तो ना डिस्क्लोज करेंगे ना रिकॉग्नाइज करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। कंटिजेंट लायबिलिटी का एक बहुत फेमस और कॉमन एग्जांपल है लॉ सूट। अगर हमारी कंपनी पे कोई सा भी केस हो रखा है तो इसका हम जनरली कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करते हैं rather than प्रोविजन। एक परफेक्ट कंटिजेंट लायबिलिटी को जल्दी से समझते हैं कि जैसे हमारे फ्रेंड को प्रॉमिस करते हैं कि कल भाई पार्टी दूंगा, तो ये कंटिजेंट लायबिलिटी है। पॉसिबल है ऑब्लिगेशन बट सेटलमेंट होगा या नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है। फॉरवर्ड, थर्ड टॉपिक ऑफ द डे समझते हैं कंटिजेंट असेट का रिकॉग्निशन एंड डिस्क्लोजर। तो कंटिजेंट असेट्स एक वाइस वर्सा है, एक अपोजिट है कंटिजेंट लायबिलिटी का। हम एक लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर रहे थे और यहाँ में एक असेट डिस्क्लोज करेंगे। Contingent assets are possible asset that arises from past event and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events, not only will be controlled of the. They are also not recognized in the financial statements but are disclosed in the financial statement, the notes to account. और हम इसको disclose जब भी करेंगे जब ये virtually certain। अगला क्वेश्चन, if outflow is remote then contingent liability is option A recognize। पहले एक बार इसको पूछना हो देख अंकित गोयल। Question 2, if outflow is remote then contingent liability is option A recognized, option B disclosed, option C neither recognized nor disclosed, and option D treated as expense। अंकित गोयल। Sir, answer is option C. ऑप्शन सी। Yes, sir. No disclosed. Correct answer. तो एक बहुत मजेदार टॉपिक है रिइंबर्समेंट, जो हमसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। फिर भी फॉर्मली डिस्कस कर लेते हैं। रिइंबर्समेंट क्या होता है? रिइंबर्समेंट राइट्स क्या होता है? रिइंबर्समेंट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट असेट only when its recovery is virtually certain। probable हो कि हाँ तो मिल जाएगा जब भी रिकॉग्नाइज करना भाई इसको। So that is reimbursement. The recognition is strictly limited to the amount of the related provision, ensuring a conservative approach to the asset recovery। तो अगली बार जब reimbursement recognize करो तो conservative approach रखना। Moving forward, onerous contract. What is onerous contract? An onerous contract is one where the unavoidable cost of fulfilling the contractual obligation exceed the expected economic benefit that the
entity will receive from the contract. एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, उससे मेरे को रेवेन्यू मिलेगा 100 रुपये, बट उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए मेरे को 120 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा। बट अगर मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा तो ब्रीच के लिए मेरे को पेनल्टी देनी पड़ेगी 10 रुपये। अब 20 रुपये की लॉस से बढ़िया तो मैं 10 रुपये की पेनल्टी दूंगा। पहली बात तो मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं करूंगा जिसमें मेरा लॉस हो, बट फिर भी कंडीशन चेंज होती है मार्केट में, उस हिसाब से चीजें चेंज हो सकती है। अब इसका मेजरमेंट कैसे होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का, वही तो हमने डिस्कस करा, लोअर ऑफ द टू, कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट ऑफ कैंसिलिंग और ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जो उसकी पेनल्टी होगी, उनमें से जो भी लोअर होगा उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। तो रीस्ट्रक्चरिंग समझते हैं। तो रीस्ट्रक्चरिंग, व्हाट इज रीस्ट्रक्चरिंग? व्हेन द एंटिटी चेंजेस इट्स बिजनेस मटेरियली, वेदर स्कोप और द वे ऑफ डूइंग बिजनेस। फॉर एग्जांपल, अगर आज प्रोफेसर हैं, वो ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, अब उनमें ऑफलाइन क्लासेस से अगर वो ऑनलाइन क्लास पे शिफ्ट होते हैं, तो दैट इज अ मटेरियल चेंज इन द वे ऑफ डूइंग बिजनेस। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। तो रीस्ट्रक्चरिंग को हम प्रोविजन हमारे बीच में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। एक तो डिटेल्ड प्लान होना चाहिए कि हम कैसे हमारे बिजनेस को कन्वर्ट कर रहे हैं, एक फॉर्मल प्लान होना चाहिए। उसके बाद जितने भी अफेक्टेड पार्टीज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, हमने उनको कम्युनिकेट कर देना चाहिए हमारे रीस्ट्रक्चरिंग के प्लान, जब हम उसका प्रोविजन रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसमें क्या क्या एक्सक्लूड होगा प्रोविजन में? जो भी रूटीन के रिपेयर्स आएंगे, मेंटेनेंस के खर्चे हैं, सेल्फ इंश्योरेंस एक्टिविटीज हैं, दैट दे डू नॉट constitute an obligation। इसके बाद एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। एक प्लांट है, आज मैं उस प्लांट को बंद कर रहा हूँ, मैं रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ कि मैं प्लांट बंद करके दूसरी जगह प्लांट खोलूंगा, तो उसके लिए मेरे को प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा। बट मैं उसके लिए प्रोविजन जब भी क्रिएट कर सकता हूँ जब मैं सारे एम्प्लॉइज को बता दूँ कि ठीक है भाई, मेरा ये बंद करके मैं दूसरी जगह प्लांट खोल रहा हूँ और आप लोगों का ले ऑफ हो सकते हैं, जब ही मैं इसके लिए प्रोविजन रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। थर्ड question is provision for onerous contract is measured at A, total contract value, B, lower of cost to fulfill and penalty cost, C, future revenue, and D, arbitrary estimate. भास्कर खंडेलवाल। Hello. Answer is option B, lower of cost to fulfill and penalty cost. Forward, key disclosures under Ind AS 37. तो सबसे पहले the nature of obligation and asset. डिटेल डिस्क्रिप्शन देना है अपन को, द नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन, किस टाइप की ऑब्लिगेशन है, लीगल है, कंस्ट्रक्टिव है, या फिर अपना एसेट है, किस टाइप का। उसके बाद टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटीज। टाइमिंग तो प्रोविजन हमने रिकॉग्नाइज करा, तो ये कब हम रिवर्स करेंगे, कब के लिए करा, अनसर्टेनिटीज कितनी है। उसके बाद रिकॉग्नाइज अमाउंट, कि हमने अमाउंट अगर प्रोविजन का बनाया तो कैसे बनाया, उसकी एस्टिमेशन, उसकी कितने एस्टिमेट्स हैं, कितनी कैलकुलेशन है, वो कैसे करेंगे। उसके बाद कंटिंजेंट आइटम्स, कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड एसेट्स, तो उसके कवर की स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन देना कि हमारे हिसाब से इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए और हमारे तरफ से इसका क्या आउटकम हो सकता है। लेट्स कंक्लूड द Ind AS 37। तो Ind AS 37 में हमने क्या पढ़ा? प्रोविजन के बारे में हमने पढ़ा कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, हम इसको कब रिकॉग्नाइज करेंगे, एग्जांपल देके। उसके बाद कंटिंजेंट आइटम्स, बाइफरकेट कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट एसेट्स। अपने इंड AS 37 यूज इसलिए करते हैं कि अपन एक बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाए, बेटर प्रेडिक्शन कर पाए, और जो फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट्स हैं उनकी भी हम आज से ही एक व्यू लेके चल पाए, ब्लूप्रिंट लेके चल पाए कि क्या हो सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, सो सेकंड इज Ind AS 113, फेयर वैल्यूएशन। दिस Ind AS you would cover the concepts, techniques and practical examples of fair valuation. So firstly, what is Ind AS 113? Ind AS 113 is a crucial accounting standard that defines the fair value and establishes a consistent statement in financial reporting. It aims to ensure that financial statements are prepared with uniformity, clarity, and comparability across different entities. एक इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल टेलीकॉम इंडस्ट्री, उसमें की प्लेयर्स जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल, तो उसके लिए अगर अपन को इंडस्ट्री में एक एंटिटी वाइज अगर कंपैरिजन करना है, तो अगर एक Ind AS फेयर वैल्यू, उनके जितने भी एसेट्स या लायबिलिटीज हैं, अगर एक कंसेप्ट के बेस पे वैल्यू पाएंगे तो हम उनका कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं कि वो एक
प्रिंसिपल के हिसाब से सबके उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड, let's discuss about the scope and exclusion of India's Bandhan. India's Bandhan की किन चीजों पे लगता है? And equity instruments that we have discussed in previous class, financial instruments. And what are excluded from India's Bandhan fee, from the scope of India's Bandhan fee, is share-based payment that would be discussed by the next speaker, covered by India's Bandhan 2, and lease accounting, India's Bandhan 6, NRV from inventory, India's 2, and value in use, India's 36 impairment losses. अगर हम फेयर वैल्यू को समझना चाहें, फेयर वैल्यू होता क्या है, बहुत लेमन लैंग्वेज में समझना है। फेयर वैल्यू इज द एग्जिट वैल्यू। अगर आज मेरे को एसेट को बेचना है तो इसलिए मेरे को कितनी रिलाइज हो सकती है एक एक्टिव मार्केट, वो अपना फेयर वैल्यू होगा। अब फॉर एग्जांपल अब फेयर वैल्यू अपन एक्टिव मार्केट की बात करते हैं तो आज दो मार्केट है, मार्केट ए और मार्केट बी। मार्केट ए में अगर मैं एसेट को बेचता हूँ तो 100 रुपये मिल रहा है और मार्केट बी में बेचता हूँ तो 130 रुपये। तो बताओ कितने रुपए में मैं वैल्यू करूंगा? फेयर वैल्यू क्या चूज कर सकता हूँ? 100 रुपए 120। क्योंकि मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट में मैं क्यों लॉस करने के लिए 100 में बेचूंगा तो 130 को दे रहा है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड टू सेल एन एसेट और पेड थ्रू ट्रांसफर अ लायबिलिटी इन अ ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट अ टाइम। मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन समझना। It is a market-based measure, not an entity-specific. कोई entity की specific calculation नहीं चलेगी। कोई market की expectation है उस asset को लेके, वो एक fair value होगी। It reflects the assumption that market participants would use when pricing the asset or liability, not necessarily the specific circumstances or intentions that एक practical example लेते हैं इसके लिए। एक vehicle है जो कि loading vehicle है ट्रक है। अगर मैं ट्रक को मार्केट में बेचूंगा तो मेरी बुक्स में उसकी क्या वैल्यू है, आज डेप्रिशिएट करके मैं उसकी वैल्यू क्या है मेरी बुक्स में डजंट मैटर, उसकी फेयर वैल्यू नहीं है, वो बुक वैल्यू। फेयर वैल्यू वो है अगर एक कोई दूसरी एंटिटी अगर उस ट्रक को ले तो वो कितने रुपए देगी उसकी कंडीशन में, तो दैट इज द फेयर वैल्यू। तो अपन ने कुछ टर्म्स डिस्कस कर रहे थे जैसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स, कोई बार समझते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? दे आर द इंडिविजुअल जो मार्केट में स्टेक होल्डर्स होते हैं। They are knowledgeable persons, उनको पता होता है कि एसेट की वैल्यूएशन कैसे करते हैं और वो लोग एक एक्टिवली ट्रेड करते हैं एसेट्स के मार्केट में। They are able to transact and willing to transact. Their collective action and assumption form the basis of fair value. Unit of accounts. This refers to the level at which an asset or liability is grouped or separated for measurement purposes. For instance, valuing a large parcel of land as a single entity versus valuing it as several subdivided plots would yield different results, each appropriate depending on the unit of accounts. कुछ भी समझ नहीं आया समझते हैं कि एक लैंड का पीस है, अगर मैं इसको मार्केट में बेचूंगा तो इसके 10 लाख रुपए मिल रहा है, बट अगर मैं इसके आज 4 टुकड़े करता हूँ और हर की वैल्यू जाती है 60 लाख रुपए, तो इट मे बी डिफर कि पूरी पीस ऑफ लैंड के प्राइस कुछ अलग हो सकती है एंड उसके पीसेस की वैल्यू कुछ और हो सकती है। इट मे बी फेवरेबल और अनफेवरेबल in a question. Fair value measurement assumes transaction take place in option A, any random market, option B, principal market or most advantageous market, option C, local market only, and option D, international market only. हार्दिक खंडेलवाल। Hello. Sir, the answer is C. अपने यहाँ पे आप 10 साल का लीज का जो पेमेंट है ना वो एक साथ गलत है। हार्दिक Yes, sir. लीज के लीज कब तक की है? Sir, principal market or most advantageous market. रियलिस्टिक कैसा है? It was incorrect, sir.
वैल्यूएशन टेक्निक को overview लेते हैं कि फेयर वैल्यू को अपन कैसे डिटरमाइन करेंगे. So we have three techniques for determining the fair value. Firstly, market approach. Market approach uses prices and other relevant information generated by market practice involving identical or comparable assets and liabilities. This approach is preferred when active market. For example, जैसे मैंने बताया कि इस असेट को मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा, इतनी वैल्यू मिलेगी, इसका मार्केट है, इसलिए मेरे को इसकी वैल्यू पता लग सकती है. दूसरा, कॉस्ट अप्रोच reflects the amount that would currently be required to replace the service capacity of an asset currently cost. This is often used for specialized assets that are very different. For example, अगर आज ये asset है, इसका कोई मार्केट नहीं है, इतना ट्रेडेड नहीं हो सकता, और नॉलेजेबल पर्सन इसकी बात करता है, तो मैं इसकी फेयर वैल्यू से डिटरमाइन कर सकता हूँ कि अगर आज इस असेट को मेरे को खरीदना है, इसी इसके लिए मैं कितने रुपए दूंगा, तो दैट वुड बी द फेयर. थर्ड इज इनकम अप्रोच. Converts future amounts, cash flows or income or expenses, to a single current or discounted amount. This approach is widely used for assets that generate future economic benefits. जैसे अपन निकालते थे इन्वेस्टमेंट लॉस में वैल्यू इन न्यूज़ वगैरह कि आज इस असेट से मेरे को कितने फ्यूचर में इंक्लूड हो सकते हैं, तो इससे इनकम अप्रोच से भी अपन इसमें वैल्यू फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं कि इसकी फ्यूचर इंक्लूड कितने होंगे. अब अपन ने बात तो कर ली मार्केट अप्रोच को. अब देयर इज अ फेयर वैल्यू मिला, तो पहले प्रायोरिटाइज किसको करना है, कौन सी अप्रोच को करना है. सो फर्स्टली लेवल 1, कोटेड प्राइस इन एक्टिव मार्केट. अगर इसका एक्टिव मार्केट है तो हम सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे मार्केट. मार्केट जो वैल्यू बताएगा वही हमारी फेयर वैल्यू. लेवल नंबर 2, ऑब्जर्वेबल इनपुट्स अदर देन कोटेड प्राइस. अब मेरे पास आज मेरा रियल असेट में ट्रेड नहीं होता, तो मेरे को नहीं पता कि कितनी फेयर वैल्यू, बट मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो मेरे को उसकी 100 रुपये दे रहा था, तो दैट इज इट, आई हैव ऑफर इन माय हैंड, तो मैं इसकी फेयर वैल्यू उसके हिसाब से डिटरमाइन करता हूँ. थर्ड, मेरे पास ना कोई ऑफर है ना कोई मार्केट है इसका, अब कैसे वैल्यू. तो मैंने बोला था कि इनकम अप्रोच भी है. अब इनकम अप्रोच इज एन एस्टिमेशन, तो मैं एस्टिमेशन लगा रहा हूँ, एंटिटी का ओन डेटा है. तो थर्ड इज अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स एंड सिग्निफिकेंट जजमेंट्स that is used by management to value the fair value. डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं फेयर वैल्यू में. तो इंडेस 113 mandates extensive disclosure to provide transparency about fair value measurements. Enabling users for financial statements to understand the technique and inputs used. Firstly, हमने डिस्क्लोजर में हमको क्या डिस्क्लोज करना है. फर्स्टली हियरार्की लेवल, कि हमने लेवल 1 से इसको वैल्यू कराया, लेवल 2 से कराया, लेवल 3 से कराया. सेकंड, टेक्निक्स एंड इनपुट्स, कि हमने कौन सी टेक्निक अपनाई है, मार्केट बेस्ड अप्रोच, कॉस्ट बेस्ड या फिर इनकम बेस्ड. लेवल 3 क्वांटिटेटिव इनपुट, जब भी हम लेवल 3 से अगर इसको मेजर करना है तो हमको पूरी उसकी कैलकुलेशन बतानी पड़ेगी, हमारे एस्टिमेशन बताने पड़ेंगे कि कितने हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया, कितना परसेंट, या फिर क्या हमने अनसर्टेनिटी इसमें रिकॉग्नाइज कर लिया है. उसमें आता है इम्पैक्ट एनालिसिस, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फेयर वैल्यू मेजरमेंट ऑन द एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस. आज ये सेट है, इसकी मैं फेयर वैल्यू रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ, तो इसकी फेयर वैल्यू अगर ज्यादा है तो मेरे को बतानी है कि हाँ मेरे को ये एंटिसिपेटेड प्रॉफिट हो सकता है, या फिर इसकी कमाई को बताना पड़ेगा कि ये एंटिसिपेटेड लॉस भी हो सकता है, उसमें इम्पैक्ट भी बताना पड़ेगा. तो क्वेश्चन नंबर 5 फॉर ऑफलाइन बताना चाहिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यूएशन टेक्निक दैट इंडेस 113. Let's conclude Index 113. So Index 113 अपन को क्या-क्या हेल्प करता है. Firstly, it promotes transparency, enhance clarity and comparability of financial statement across entities and industries, fostering great trust among investors and stakeholders. Second, informed decision making, अपन को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. जैसे मैंने बताया कि अपन टेलीकॉम इंडस्ट्री देख रहे हैं, उसमें पर्टिकुलर एंटिटी देख रहे हैं, तो उसमें अपन को डिसीजन करना है कि किसमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए. तो उसके लिए अपन सारे सबके लिए फेयर वैल्यू मेजरमेंट की टेक्निक एक ही फॉलो हो रही है, तो अपन आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं. Thirdly, reflects market realities. Ensure fair value measurement truly represent current market dynamics and participants
perspective and moving beyond entity-specific biases. तो हमको एक मार्केट की रियलिटी भी पता लगेगी कि इस असेट की क्या वैल्यू हो सकती है और वो कैसे मेजर होगा। काफी टाइम की एट बिफोर थैंक यू कुछ बोलना चाहूँगा। And happy only to all of you. Yes, 37 आपका मुंह पर बड़ी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। आपको क्या लगता है कि ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या देखना चाहिए so that there is compliance of IAS 37? प्रोविजन अगर कंपनी क्रिएट कर रही है तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो भी उन्होंने एस्टिमेट्स लिए हैं वो अकॉर्डिंग टू मार्केट को एस्टिमेट सही है भी या नहीं। जिस परसेंटेज के बेसिस पे वो प्रोविजनिंग कर रहे हैं वो परसेंटेज को भी हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि इन मार्केट इन जनरल ये इस परसेंटेज पे प्रोविजनिंग क्रिएट होता भी है या नहीं। आपको जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं कंपनी वो सब देखने होंगे so that suppose कई कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है बिल्स नहीं आते तो मेन ऑडिट के दौरान जो प्रॉब्लम आती है ना इंडेक्स 37 की कंप्लायंस कैसे करें इन मेनी केसेस बिल्स आर नॉट रिसीव्ड तो जब बिल्स नहीं आते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं आप इनको बुलाओ ना मतलब ये हर बार ये क्या है ये 3 बजे लगेगा तुम लोगों को क्या हुआ 3 बजे क्यों आ रहे हो अरे इधर जगह खाली है ना फिर ऑनलाइन क्या करना है आज जगह खाली है इधर अरे आगे से लोगों को क्या है कि हर बार मतलब ये जनरेशन इश्यू है या क्या है मुझे ही समझ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आपको एग्जामिन करने होते हैं और ये देखना होता है कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत कितना काम हो चुका है क्योंकि बहुत जगह अगर बिल नहीं आते ना तो हमें ये नहीं पता चलता है कि सर इसमें कोई काम हो रखा है और इसके हमें प्रोविजनिंग करनी और जहाँ कहीं पे भी सपोज देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट है ना जिसमें फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग काम करता है लेकिन जो उसका परचेज डिपार्टमेंट है जो कंस्ट्रक्शन वाले डिपार्टमेंट है या जो भी दूसरे डिपार्टमेंट है उन्होंने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए होते हैं और उनको ये पता होता है कि काम हुआ या नहीं हुआ फाइनेंस एंड अकाउंट्स के पास में इंफॉर्मेशन नहीं आती तो वी नीड टू एंश्योर दैट देयर इज अ प्रॉपर मैकेनिज्म कि जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट जो एक्चुअली यूजर डिपार्टमेंट है जो काम करवा रहा है वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट को देवे जो भी अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं उनको देवे और बताएगी कि साहब ये काम इतना हो चुका है एंड बेसिस दैट जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है जो भी उसका रेट है सपोज कोई सड़क बनाने का काम और 80% सड़क बन गई तो मतलब 80% तक की प्रोविजनिंग आपको अपनी बुक्स के अंदर करनी पड़ेगी तो इंडेक्स 37 पढ़ने में इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया सारा कुछ बता दिया बट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके लिए
Hello. Hello. अब आ रही है। Eco. तेरा बंदा पास हाँ, इससे हो जाएगा। Why is this India's 19 important? India's 19 is a standard which basically helps employer to account and disclose for the various benefits they provide to the employers. It is crucial for ensuring financial transparency. What are the core objectives of India's 19? First, recognizing liability. It helps employer to acknowledge obligations as employee render service. Second, recognize expense. It helps employer to record cost as benefits are consumed. Matching principle, align expenses with the period services are received and helps in providing a true and fair view in the financials. What are covered under India's 19? Basically, the scope of India's 19. India's 19 covers everything which an employer pays to its employee, from daily wages to long-term benefits, even after the employment. But one major key exclusion from India's 19 is share-based payment. Share-based payment, the shares that employer gives to its employee. These are basically covered in not governed under India's 19 and are governed under India's 102, which deals with equity settled and cash settled share-based payment. Now, moving forward, categories of employee benefit under India's 19. Majorly, four distinct categories are there under employee benefit. First is short-term benefit. Second one, employment, post-employment benefits. Third, other long-term benefits, and fourth, termination benefits. Starting on with short-term employee benefits. As the name suggests, short-term, these are the benefits which are expected to be settled wholly within 12 months after the end of annual reporting period in which the employees render the related service. Means simply, if the year ends on 31st March 2025 and the payment is made within completion of 12 months, that is 31st March 2026, then it is considered to be short-term. The key characteristics of short-term employee benefits are timely payment is made, it's quickly settled, and since it is within 1 year, there are no need of actual assumptions, actual estimates, or any other form of discounting. The most common examples of short-term employee benefits are salary, wages, the stipend we get, apart from the paid absences, bonus, and profit sharing. Stipend employee benefit. आप एम्प्लॉय थोड़ी हो हैं? ChatGPT said yes. ChatGPT से yes ना। Moving forward with recognition and measurement of short-term benefits. Short-term benefits are measured at undiscounted basis. There is no need to do discounting in case of short-term benefits. Discounting क्यों नहीं करनी है short term benefit? Right. And for recognition, short-term benefits are recognized when the services are rendered and not when the payment is made. So we can say that the short-term benefits liability is recognized on accrual basis. Moving forward with bonus and profit sharing. If the bonus and profit sharing are paid within the 12 months, it's considered to be short-term, and after that, it's considered to be long-term. When should the cost of bonus and profit sharing be recognized? First, when there is present a legal and constructive obligation. Our previous speaker has discussed about legal and constructive obligation. Anyone who wants to answer here? What's legal and constructive obligation? अच्छे से बताता है Right. Legal obligations are obligation by statute and constructive obligation based on past promises and exercise. And the second condition to recognize cost is reliable estimate. If you can clearly
know the amount of bonus. Simply like if there's a quantifiable criteria for calculating bonus and profit, then it should be recognized. Now, अब किसी के मन में doubt होगा कि if profit sharing and bonus is done out of surplus of the company, then why is it not a dividend distribution and or distribution of profit or dividend distribution? So here this index says that as it is done given to employees for their services rendered by them, therefore it is recognized as employee benefit expense and not dividend distribution. First question for online participants. Under Ind AS 19, when should an entity recognize a liability for bonus or profit sharing payment? Option A, when the bonus or profit sharing is approved by the board. Option B, when the payment is made to the employees. Option C, when the entity has present obligations as a result of past event and a reliable estimate of the obligation can be made. Option D, only when the amount becomes legally enforceable. Sir, the answer is option C, when the entity has a present obligation as a result of past event and a reliable estimate of the obligation can be made. Correct answer. Moving forward with paid absences benefit. Paid absences or compensated absences are the absences where the employee get payment even when they are on leave or when they are absent. मतलब अगर आप leave पे भी हो आपके salary deduct नहीं होगी and you will get equal compensation for that. These paid absences are of two types, accumulating absences and non-accumulating absences. Let's first talk about the easier one, non-accumulating absences. As the name suggests, non-accumulating absences, these absences do not get accumulated, means do not carry it forward to the next year, and the employees are not entitled to a payment in lieu of this. On the part of employer, there is no liability to be recognized by employer for non-accumulating absences. Such absences include maternity leave, paternity leave, or jury service leave. Now, talking about accumulating absences, these are the entitlements that get carried forward. Means if you have not utilized it in the current year, it can get forward to the next year. And the employer needs to recognize a liability for unused accumulating absences. Accumulating absences are of two types, vesting and non-vesting. Vesting ones are the absences where employees have unconditional right to receive payment for their unused absences, whereas non-vesting are the ones where employees are not entitled to the payment for unused absences if they leave the entity. Let's understand this with a practical illustration. The scenario given is Mr. R is working for Infotech Limited. The following details are given. The annual salary of Mr. R is 30 LPA. Total working days in a year was 300 days. The leaves allowed as per the company's policy are 10 days and the leaves actually utilized by Mr. R is 8 days. So as per this, the number of unused leave in both the cases are 2 days and the leave encashment that he will receive is 20,000. How 20,000? Like 2 days of unused leaves and 10,000, which is 30 lakhs divided by 300, 10,000 per day. So the amount of leave encashment will be same in both vesting and non-vesting. And a provision will be recognized in both the cases in the same way, that is employee benefit expense debit to leave encashment 20,000. But the difference arises in the subsequent year. In the case of vesting expenses, extra amount will be paid to the employee for their leaves. So the entry will be such as follows. Employee benefit expense debit 30 lakhs, which is the usual salary amount. Leave encashment payable 20,000, which is the reversal of last year's provision, to bank account 30 lakh 20,000. But in case of non-vesting absences, no extra amount is paid. Therefore, the entry will be as follows. Employee benefit expense 29 lakh 80,000. The 20,000 will be of leave encashment and not from the part of salary. In the bank, only 30,000 will be paid, not like vesting the 30 lakhs 20,000 was paid. Question number 2 for online participants. An entity provides paid absences to its employees. Certain absences accumulate and can be carried forward if not used, while other lapse if not availed during the year. How should these paid absences be classified? Kusun Chaudhary. Option A, all paid absences are non-vesting in nature. Option B, absences that lapse if unused are vesting absences. Option C, accumulating absences that can be carried forward are vesting absences, while lapsing absences are non-vesting. And option D, accumulating absences are recognized only when availed.
कुसुम चौधरी, हर्ष पंडित, Option C should be the answer, I think. Yes, you are right. Option C is the answer. Moving forward with the second type of benefits, that are post-employment benefits. Post-employment benefits are the benefits which are payable after the completion of employment. The major three types of post-employment benefits are gratuity, pension schemes, and provident fund. Can anyone from here answer what is gratuity, pension fund, and pension scheme and provident fund in one line? No one knows here. क्या हुआ? क्या पूछ रही हो? What's gratuity, pension scheme, and provident fund? So let me tell you, gratuity is a lump sum payment made to employee upon termination for recognizing their long-term loyalty toward the enterprise. Whereas pension scheme are the regular sum of money payment to the employee even after their retirement, so that it can offer a financial stability and security to the employee. And provident funds are the compulsory savings schemes where both employer and employee contribute a portion of their salary. This get accumulated over the year and is paid along with the interest upon the retirement or separation of the employee. These post-employment benefits are of two types: defined contribution plan and defined benefit plan. Defined contribution plans are the plans where the entity has to pay a fixed amount into an entity or a fund and have no legal obligation to pay further contribution if the fund does not hold sufficient to pay all the employees' benefit relating to the employee service in the current year, which simply means that the obligation of employee is related to contributing to the fund. अब बाद में उस fund में assets है नहीं है employee को pay करने के लिए, is not the responsibility of the employer. In this such case, the actual risk and the investment risk falls on the part of employee and not the entity. What are actual risk? Actual risk is the risk that the benefit amount will be less or more than expected, and investment risk is the risk that the investment amount would not be sufficient to pay all the liability. How will we account for this? The entity shall recognize contribution payable to a defined contribution plan in such a way employee benefit expense debit to cash or liability. If it's fall within 12 months, then no discounting is required. But if the obligation falls beyond 12 months, then a discounting is need to be done. Moving forward with defined benefit plans, it is similar to defined contribution plan, but there is a certain difference in both. Like the similarity is that there is obligation on the part of company to pay a fixed contribution into the fund. But the difference is that here a legal and constructive obligation arises on the part of employer. If the sufficient assets are not there in the fund, then the entity is required to contribute more funds. So here the employer's obligation is not limited to contribution, but also to ensure that proper repayment is made to the employee. Here, the actual risk and investment risk both lies on the part of employer and not on the part of employees. Defined benefit or defined contribution. नाम से समझ में आ रहा है ना? Defined means what? Something which is certain. Contribution means a plan where contribution is certain. Or defined benefit means a plan where benefit is certain. So जहाँ contribution is certain है, where there whatever contribution has been made by the company, that is accounted for as expenditure. और जहाँ benefit certain है कि employee को कितना benefit मिलना है, तो उसके लिए आप contribution करते जाइए, but at the end suppose that contribution falls short of the overall benefit, then there has to be some more liability provision. तो actuarial valuation कहाँ आएगा पिक्चर में? दोनों की जगह दोनों में. Who will tell? यहाँ पे actuarial valuation कहाँ होना चाहिए? Yes. Defined benefit. कोई defined contribution की भी बात कर रहा है कि यहाँ होना चाहिए actuarial valuation? अभी तुम contribution बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे? चलो कोई बात नहीं.
The accounting for defined benefit plan will be done as per the projected unit credit method. It is a method which helps to determine the present value of the defined benefit obligation and the related current service cost and post service cost. The key components of defined benefit cost are there are three major key components. First, current service cost. Second, defined benefit obligation, and third is interest cost. What is current service cost? Current service cost is basically the expense that need to be recognized based on the present value every year by the employer for contributing into the fund. Defined obligation is the present value of expected future payments required to settle obligation resulting from employee service in the current period. And since this is recorded on a discounting basis, therefore unwinding need to be done each year, and the amount of unwinding is referred to as interest cost in this expense. This is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit obligation. One thing here to remember is that the interest cost in such case is presented under the head employee benefit expense and not under the finance cost. Understanding this with a practical illustration, XYZ Limited has an unfunded defined benefit gratuity plan. The following information is given. Gratuity to be paid after 3 years is rupees 9 lakh and the discounting rate is rupees 10% per annum. So since the amount is 9 lakh to be paid after 3 years, each lakh an expense of 3 lakh to be recorded. But it will not be recorded directly the amount of 3 lakh. Rather, a discounting will be done for year 1 and year 2. And similarly, the journal entries to be recorded in the books of accounts. For the year 1, as per the question, discounting at the rate of 10%, we get a present value of 2,47,934. For the year 2, we get 2,72,727, and year 3 requires no discounting. So it will be directly the whole amount of 3 lakhs. Now, if we talk about accounting, a entry will be passed as follows. Current service cost account debit to defined benefit obligation, 2,47,934. For first year, since we are on the end of year 1, so there will be no interest cost in such case. But moving forward to the subsequent year, interest expense will be recognized. And as shown in the example, interest cost is 24,794. An entry will be interest expense debit to defined benefit obligation. And similarly, the expense for next year will also be accounted for, which is 2,72,727. Now, question for the participants. In accordance with India's 19, which of the following is appropriate classification of interest cost arising on a net defined benefit obligation? Option A, finance cost presented under borrowing cost. Option B, employee benefit expense recognized in profit and loss. Option C, remeasurement recognized in other comprehensive income. And option D, deferred employee compensation recognized over the vesting period. Aditya Unsal. Aditya. आंसर आ रहा है उधर। तो इन्होंने 2-3 टर्म्स अभी बोली थी। वन इज करंट सर्विस कॉस्ट। ये क्या है? करंट सर्विस कॉस्ट क्या है? नहीं मतलब कुछ बोल रहे तुम? नव्या, करंट सर्विस कॉस्ट इसने बीच में वर्ड में बताओ क्या है? वो तो डेबिट तो सभी करना है। देखो जितने भी अपन ये बेनिफिट देते हैं ना पेंशन से रिलेटेड या ग्रेचुइटी से रिलेटेड, तो इसको सबसे पहले ये समझिए कि इसको अपन अभी क्यों अकाउंट फॉर कर रहे हैं। व्हाई वी आर अकाउंटिंग फॉर इट टुडे, जबकि पेमेंट 5 साल बाद होना है। आज का क्यों खर्चा है? सर्विस वो आपको आज दे रहा है, तो दैट इज करंट सर्विस कॉस्ट।
खुद ही तो आप आंसर दे रहे हो, पहले नहीं दे पाए कि वो आपको सर्विस आज दे रहा है, इसलिए टू हैव दैट मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि उससे रिलेटेड जो रेवेन्यू हो रही है वो भी आज ही हो रही है, तो खर्चा आज बुक नहीं करेंगे और बाद में जाकर के और कहेंगे कि साहब इतनी ग्रेच्युटी आ गई, तो उस वक्त तो उससे कोई आपने सर्विस ले ही नहीं रहे हो आप। तो एवरी एम्प्लॉय is providing you the service during the tenure of his employment. तो वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, वो जिस टेन्योर में उसने आपको सर्विस दी है उस टेन्योर में उसका खर्चा आना चाहिए ना। तो जितनी भी पेंशन का पेमेंट हो रहा है या आगे 10 साल बाद होने वाला है या 15 साल बाद जब रिटायरमेंट होगा तो होने वाला है, तो वी नीड टू एंश्योर दैट व्हाट इज करंट सर्विस कॉस्ट out of that payment to be made in future. तो वो जो करंट सर्विस कॉस्ट है वो आपको एज ए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट फॉर करनी होगी, नंबर 1। एक इन्होंने शायद अभी पास सर्विस कॉस्ट बता दिया था, नहीं अभी नेक्स्ट पास सर्विस कॉस्ट अभी बाद में आएगा, वो भी बात करके एक बार मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पास सर्विस कॉस्ट जनरली कम्स व्हेन कोई चीज रिवाइज हो जाती है, जैसे अभी क्या रिवाइज होने वाला है, बिकॉज ऑफ दी लेबर कोड। ठीक है, तो इसका एक मैं मैसेज डलवा दूंगा, तुम्हें बुरा ना मानो, बोली है ना। तो व्हाट इज पास सर्विस कॉस्ट, कि जैसे लेबर कोड की वजह से बोनस का रिवीजन हो गया है ना, या 7th पे कमीशन 8th कमीशन आया उसकी वजह से रिवीजन हो गया, तो वो जब रिवीजन होता है तो उसमें पुरानी सैलरीज को भी या पुराने सर्विस पीरियड को ध्यान में रखते हुए भी आपको अलग से पैसा मिलता है एम्प्लॉय को। तो क्या करेंगे, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें इस साल का कितना है और पिछले साल से रिलेटेड क्या है। तो जो पिछले साल से रिलेटेड है दैट इज अकाउंटेड फॉर एज पास्ट सर्विस कॉस्ट। आता सब एम्प्लॉय बेनिफिट में है, ये सब डिस्क्लोजर्स में आते हैं कि हमने जो टोटल एक्सपेंडिचर किया एंड बिकॉज ऑफ दिस रिवीजन पास्ट सर्विस कॉस्ट इतना है, करंट सर्विस कॉस्ट इतना है, और अब इसकी वजह से आपकी एक लाइबिलिटी बुक्स के अंदर आ गई है। तो वो लाइबिलिटी का पेमेंट कब होता है, आफ्टर रिटायरमेंट, बिकॉज इट इज पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। तो आफ्टर रिटायरमेंट प्लान बेनिफिट आपको मिल रहा है, मतलब आज से 10 साल बाद जो रिटायर होगा उसको 10 साल बाद आपको पेमेंट करना है, तो 15 साल बाद रिटायर होगा उसको 15 साल बाद पेमेंट करना है। सो देयर इज इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ये जो लाइबिलिटी आप अकाउंट फॉर करते हो हर साल मान लीजिए कोई रिवीजन है तो पास सर्विस कॉस्ट की वजह से लाइबिलिटी बढ़ेगी, पेमेंट आज नहीं हो रहा है, पेमेंट बाद में हो रहा है। फिर हर साल करंट सर्विस कॉस्ट है, तो करंट सर्विस कॉस्ट की वजह से आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो देयर इज ए लाइबिलिटी कंपोनेंट सिटिंग इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उस लाइबिलिटी कंपोनेंट पे आपको हर साल इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, क्योंकि आप जो ओवरऑल पेमेंट करने वाले हो उसका डिस्काउंटेड अमाउंट आप यहाँ पे लेके आ रहे हो एज ए करंट सर्विस कॉस्ट और पास्ट सर्विस कॉस्ट। तो नाउ देयर इज एन इंटरेस्ट कंपोनेंट जो कि फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट कॉस्ट के नाम से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में अकाउंट फॉर होता है, और ये सारा बाइफिकेशन आपको देना होता है इन दी डिस्क्लोजर। तो ये आपने बात समझ ली ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव ए क्लैरिटी दैट बिकॉज ऑफ द मैचिंग कॉन्सेप्ट आपका एम्प्लॉय जो है आपको सर्विस आज दे रहा है, तो वो सर्विस आज दे रहा है तो उसकी जो एक्सपेंस है वो आज ही अक्रू हो रहे हैं, एंड देयरफॉर दे नीड टू बी अकाउंटेड फॉर टुडे ओनली। तो भले ही आप बेनिफिट ग्रेच्युटी आपका पेमेंट 5 साल बाद हो रहा है, 10 साल बाद हो रहा है, लेकिन वो ग्रेच्युटी उसको आज ही अक्रू होगी, देयरफॉर इट हैज टू बी अकाउंटेड फॉर टुडे एंड इट विल बी accruing in form of current service cost, past service cost as well as the interest. Anyone from here would like to answer this MCQ? उधर से नहीं आएगा आंसर, विकास
because just right. Bye. Yes, Kriplani. नाम लोग गलत लिखे हैं। हाँ Yes, sir. Answer बताना Answer. आंसर बताओ कृपलानी जी। Sir, option B. Yeah, that's right. There are certain assumptions that we need to keep in mind for accounting for India's 19. First, discount rate. It is assumed that the discount rate at which discounting is done year by year is same. Salary growth rate. It is assumed that the salary increases equally every year. Like if the salary has increased hike 10% this year, it will continue to hike 10% each year. And the mortality rate, which means employees are expected that they will serve it's expected from employees that they will serve for 5 years, then this number of years are fixed. But sometimes it may happen that these assumptions does not hold true. In such case, there are actual adjustments and past service cost. So talking about actual adjustments are done due to like change in the assumptions previous made, like change in future salary, change in number of service years, or change in discounting grades. So basically, this is the difference between the actual and assumed experiences. Whereas talking about past service cost, this is the result. This is results due to change in plan amendment. Like the company might have first decided that they will pay benefits at the rate or a certain rate, like 1%, but further next year it may plan that it will change the rate to a 2%. So this is basically recorded through past service cost. Talking about actual gains and losses, this is recognized through OCI NR. Other comprehensive income not recognized through P&L. And this is because the fluctuation is more as compared to past service cost. Past service cost is recognized to P&L because the rate of uncertainty is less, that there will be change in plan amendments or curtailments. Now talking about the accounting of actual gains and losses. तो बेसिकली यहाँ पे ऑडिट का एक पॉइंट रहता है, कई बार एक्चुअल वैल्यू की जो रिपोर्ट आती है ना, तो वी नीड टू ऑडिट इज द अजम्पशंस ऑफ द एक्चुअल वैल्यू। जैसे मान लीजिए एक्चुअल वैल्यू ने सैलरी का इंक्रीज ही कंसिडर नहीं किया या 5% ही कंसिडर किया, जबकि पास्ट में देखा जाए तो 10% एवरेज इंक्रीज हो रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स वन कैन ऑडिट कि जो भी वो assumptions ले रहे हैं वो करेक्ट ले रहे हैं। We need to apply our mind also. Accounting for actuarial adjustments. If the changes in assumption lead to increase in present value of obligation, which means if obligation increase, this is considered to be a loss. So it will be accounted as actual loss on DBO account debit to defined benefit obligation. And if it leads to decrease in present value of obligation, which is decrease in liability, it will be recorded as a gain, defined benefit obligation account debit to actual gains. Similarly, in case of past service cost, if the amendment leads to increase in present value of DBO, it will be accounted as past service cost account debit to DBO, and decrease will lead to DBO account debit to past service cost. Now, talking about plan assets. What are plan assets? These are basically the assets which are created exclusively to fund the defined benefit obligation. Which means अगर कंपनी को अभी पता है कि 5 years बाद हमें this sum of amount पे करना है, तो अभी से थोड़ा थोड़ा amount उस fund में डालती जाएगी ताकि at the end of 5 years they have such amount to pay to the employees. So these assets can be used only for settlement of defined benefit obligation and not for other obligations such as payment to creditors or any other obligation. Even in case of bankruptcy, this fund cannot be used. Neither do company have right to get refund from these assets except when the plan assets are in excess of defined benefit obligation. Basically, this is asset ceiling we will discuss in later slides. One thing here to keep in mind is plan assets are always measured at fair value on the reporting date. Means you may have contributed a certain amount to plan assets, but it might be different from the fair value on the reporting date.
Under India's 19, the plan assets and the present value of defined benefit obligation are netted and shown in the balance sheet as net defined benefit liability or assets. If the obligations are more, then it is recorded as net defined liability, and if the assets are more, it is recorded as net defined assets. Asset performance and its impact. The performance of plan assets directly influence the funding status of the benefit plan. Expected return on plan assets. Under India's 19, the rate of expected return is considered to be same as discounting rate used to find the present value of obligation. This is because when you have a liability and you have to pay for the interest, तो अगर आप किसी fund में उसके लिए invest करो तो you expect that at least same amount of interest rate तो हमें मिलना ही चाहिए. For this is why expected return is considered to be same as discounting rate. Now talking about the actual return on plan assets. Since the fair value of the plan asset fund can be different from what we have invested, therefore the actual returns are the amount generated by the plan's investment over a period. And the difference between the expected return and actual return is accounted for actual gain and loss on the plan assets. This is different from the actual gain and losses of the DBO. But this will also be recorded to OCI NR and not through P&L. A gain in such asset means the assets have performed better, and the loss means that they have underperformed. प्लान एसेट की बात कर रहे हैं. व्हाट इज प्लान एसेट? प्लान एसेट कह रही है क्या है? समझ में आया आपको? हाँ बोलो. प्लान एसेट में जो इक्विटी होती है वो क्या पूछा क्यों नहीं जब ये प्लान एसेट बोल रही है तो? व्हाट इज प्लान एसेट? सर एम्प्लॉयर को जब मतलब एम्प्लॉयर को बाद में देखना पड़ेगा ना एम्प्लॉयर को, तो वो कुछ हिस्सा प्लान एसेट में ला के रखता है, मतलब वो फ्यूचर में उसे पे करता है. तो बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट्स करके रखता है ना. इधर दे कंट्रीब्यूटेड टू ए फंड या वो अपना अलग से कोई इन्वेस्टमेंट्स करके रखता है, so that those liabilities which are there are funded, and as and when there is some payment required to be made to the employee on their retirement, then that payment can be made out of those plan assets. तो उसलिए बोलते हैं plan assets. They have planned it for future payment. इन्वेस्टमेंट्स ही है, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बट क्या है कि we have to clear when someone is telling. थोड़ा अटेंटिव होना चाहिए, या फिर पूछ लेता. पूछते क्यों नहीं होगी यार, ये क्या कृति तुम प्लान एसेट बोल रही हो, बताते नहीं है. Moving forward with asset ceiling concept. Here on this slide, आपको दिख रहा होगा बहुत कुछ लिखा हुआ है, but it's really easy. I can explain you with a simple example. Imagine you have an obligation. Imagine you have an obligation of 1,80,000 and you have a plan assets of 2 lakhs, which simply means that you have a net defined assets of 20,000. But asset ceiling is a concept which helps to limit the recognition of net defined benefit asset, which means if the asset ceiling is like set to 15,000, you cannot recognize an assets of 20,000 in your balance sheet. And the remaining, the 5,000 surplus will be adjusted through OCI NR as a remeasurement loss. And why is it done? This is done to prevent an entity from booking an asset that exceeds economic benefit it can realistically obtain from a plan surplus. Which means कि अगर अपन बुक्स में तो 20,000 रिकॉर्ड कर लेंगे, बट अगर उससे अपन को इकोनॉमिक बेनिफिट ही इतना नहीं मिलेगा तो उस सरप्लस को रिकॉर्ड करना it does not give a true and fair view. That's why as the name suggests, asset ceiling, a ceiling amount is set which above which an asset cannot be recorded. But in case there is a net deficit liability, फिर तो ये concept ही नहीं होता, because this is asset ceiling and not a liability ceiling. Now, curtailment and settlement. Both curtailment and settlement significantly impact the plans of the obligations and liabilities. Curtailment, as the name suggests, is to cut or reduce. Reduce the number of employees covered by the plan. This may be due to plant closure or suspension or termination of an operation. And it is accounted in the way, since the liability, since the employees are reduced, means for example, पहले आपको 100 employees को pay करना था, but now you have to pay only to 80 employees, so the liability decreases. Therefore, the entry will be such that DBO account debit to gain on curtailment.
Whereas the settlement referred to the plan settlement occur when entity settles defined plan even before due date. मतलब जो due date है उससे पहले ही आप payment कर देते हैं. Like instead of paying employee after 5 years, you pay it to it now through a lump sum payment. For this, first we need to withdraw amount from plan assets. So it will be simply bank account debit to plan assets, and then the settle the obligation. The obligation reduces, so it will be DB account debit to bank to gain on settlement. And in both the cases, curtailment and settlement, the gains or losses will be recognized immediately through P&L. Now, the third type of benefits, other long-term benefits. Long-term benefits are the benefits which are settled after 12 months from the end of reporting period in which the employee has rendered the services. This include long-term paid absences, sabbatical leaves, jubilee, or other long service benefits. And accounting for long-term benefits is similar to defined benefit plan, but there is a one key difference in both the cases. In case of defined benefit plan, the remeasurement gain or losses were identified through OCI NR, whereas in case of long-term benefits, it is recognized through P&L and not through OCI NR, as the measurement of long-term employee benefit is generally subject to lesser degree of uncertainty. There are less uncertainty, so they are directly recognized through P&L. Now, question for participants. Which of the following statement is correct regarding long-term employee benefits? Option A, remeasurement of recognized in OCI. Option B, actual valuation is not required. Option C, remeasurement gains and losses are recognized in P&L. And option D, it is accounted as defined contribution plan. So with Hello. The answer is C. Reimbursement. Yeah, you are Remeasurement correct. loss. The option C, remeasurement gains and losses are recognized through P&L. Now, talking about the fourth type of benefits, there are termination benefits. Termination benefits are arises basically out of two: when the employer terminates an employee or employee accepts an offer in exchange of termination of employee. In simpler words, अगर employee ने तुम्हें बोल दिया कि you are terminated and we will pay, then this is accounted as termination benefit. Or when employee accept that you terminate me in exchange of you give me the benefits in exchange of my termination. But termination benefits will not be applicable जब employee सामने से जाके बोला कि आप मुझे निकाल दो job से and उसके बदले पैसे दे दो without any offer from the entity side, then this will not be accounted as termination benefit and will be accounted as post employment benefits. Example of termination benefits are voluntary retirement scheme and retrenchment scheme. When to recognize termination benefits? Termination benefits are required to recognize a liability and expense for termination benefits at earlier of when the entity can no longer withdraw the offer and when the entity recognizes the cost of restructuring. If the terminations are settled after 12 months, as we all know, discounting should be applied. And one key point to keep in mind is though only the part of benefit which is exclusively linked to termination will be recorded as termination expense, and the other compensation paid to employee for future services shall not be recorded as termination cost. For understanding this with a practical illustration, an entity closes down and terminate all the employees. It gives employees the following option. Each employee who stayed until closure will receive rupees 30,000 and the employees leaving before closure will receive 10,000. There are 120 employees at the factory and the entity expects 20 employees to leave before closure. So from here, we can say the total expected cash outflow will be 20 employees getting 10,000 rupees and 100 employees getting 30,000 rupees, which sum up to 32 lakh rupees. But out of 32 lakhs, how much shall be a termination benefit expense and how much shall be other short-term employee benefit expense? So for this, the India says that termination benefit expense will be only the expense which is given to employees irrespective whether they leave before closure or wait till closure. So the amount will be 120 employees into 10,000. Like each employee will get 10,000 of termination benefit. And for the employees that receive extra 20,000 for staying until closure, it will be recorded as short-term employee benefit, which is 100 into 20,000, which the employees will receive, summing up to 20 lakh rupees.
Now the final question for the participants. YZ Limited announces a voluntary retirement scheme on 1st March 2011. The companies can still withdraw the offer until 31st March 2011. Financial statements are approved on 25th March 2011. When should the liability be recognized? Option A, 1st March. Option B, 25th March. Option C, 31st March. Option D, when employee accept the offer. Tanya and Devika. Tanya and Devika. Background noise. Tanya, repeat again. Background noise are here answering. टीम है यार. टीम हयात. एक तो नाम लिखा करो अपना अपना जो भी है ये. तुम बोला. चलो. Anyone from here? What's the answer? C. Yeah, it's correct. And the answer is 31st March. क्या लिखा है ये? क्यों मान? हाँ है क्या तो दिसंबर एक फॉरेन कंपनी की बात कर रहे हो कैसे? Thank you, everyone. So good afternoon, everyone. Myself Poshak Khator, and I will be covering India's 102 share-based payment. So starting with the scope and meaning. So as the name suggests, शेयर बेस्ड पेमेंट आप लोगों ने किसने पढ़ा है? कुछ आवाज है? तन्वी ने पढ़ा हुआ है क्या? है? पढ़ा हुआ है ना? चलो एक ही जने ने पढ़ा है और भी किसी ने पढ़ा हुआ है? अब तो कोई हाथ नहीं उठाएगा. so as the name suggests, तो पढ़ा हुआ है ना? So as the name suggests, share-based payment, it includes all the payments which are made to employer or other person who are providing goods or service in which payment is linked either to the share price or directly to the issue of shares. So it can be in two forms, either issue of shares, which will be, which means that the transaction will be settled through issuing the shares, and cash settle, in which the difference between the market price and the exercise price will be given to the supplier or the employer, as the case may be. So the key objective of this Indias is to recognize expense, measure the equity instrument and liabilities at fair value, and provide consistent disclosure. Moving forward, share-based payment can be of two types: equity settled plan or cash settled plan. Equity settled plan, these are the transactions which are settled in equity shares. While accounting for these transactions, we create SBP reserves, which forms the part of other equity. In this case, there is no measurement of fair value because it is treated as an equity, and equity is never remeasured. Next, cash settled plan. In cash settled plan, the transaction will be settled in cash, but based on entity's own share price. In this plan, we will create SBP liabilities as in this transaction, the payment is made through cash. It is treated as liability, and hence at the end of each reporting period, we will remeasure the fair value. So before moving further, I would like to explain the key terminologies which are used in this Indias. So first is grant date. Grant date refers to the date at which the entity and the counterparty agree to the terms of award.
Measurement basis is fixed at the grant date only. Vesting period. So वेस्टिंग पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें एम्प्लॉय को, सपोज एम्प्लॉय है, अगर अपन एम्प्लॉय को कोई शेयर बेस्ड पेमेंट इशू कर रहा है तो किस पीरियड में उसको सर्विस रेंडर करनी पड़ेगी ताकि वो एंटाइटल हो जाए शेयर बेस्ड पेमेंट के लिए, उस पीरियड को वेस्टिंग पीरियड कहते हैं. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज पीरियड. एक्सरसाइज पीरियड वेस्टिंग पीरियड के बाद स्टार्ट होता है. ये वो पीरियड होता है जिसमें एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होता है जो उसको पेमेंट, बेसिकली जो इक्विटी शेयर्स अपन इशू कर रहे हैं उसको वो एक्सरसाइज कब करे. नेक्स्ट इज फेयर वैल्यू. So fair value was well explained by Dhruv in his slides. So इसमें जो है इक्विटी सेटल प्लान और कैश सेटल प्लान होता है. तो जो इक्विटी सेटल प्लान होता है वो इक्विटी के नेचर में होता है, जो रीमेजर नहीं होता. तो जो फेयर वैल्यू होती है वो केवल अपन ग्रांट डेट पे ही डिटरमाइन करते हैं, जबकि जो कैश सेटल प्लान होता है वो लाइबिलिटी के नेचर में होता है. इसलिए अपन फेयर वैल्यू हर एक रिपोर्टिंग पीरियड पे रिवाइज करते हैं. नेक्स्ट इज इंट्रिंसिक वैल्यू. Intrinsic value refers to the difference between market price of the underlying shares and the exercise price. So intrinsic value is majorly used for settling the transaction which are based on cash settle. So the difference between the market price as on the exercise date and the exercise price which we have determined at the initial date on the grant date, we treat it as intrinsic value. Here is the practical example to get understand these terms better. ABC Limited grants 1,000 employee stock options to Mr. Raj on 1st April 2024 with the following condition. First, employee must complete 3 years of service. Next, exercise price is rupees 50 per share. Market price on grant date is rupees 80. Fair value of each option is rupees 35. Option can be exercised between 1st April 2027 to 31st March 2030. So here grant date would be 1st April 2024 because it is the date only when the ABC Limited and the employee agree with the terms of the option. Next, vesting period. It is the time period when employee have to be in the service. So it is for 3 years. So it will be from 1st April 2024 to 31st March 2027. Next is the exercise period. The example clearly states that the option can be exercised between 1st April 2027 to 31st March 2030. So this will be considered as the exercise period. Next is fair value. So fair value of option is rupees 35 as given in the question. Fair value can be determined through various models like Black-Scholes models and many more which we study in AFM. Next is intrinsic value. Intrinsic value is the difference between market price and exercise price. So the market price is rupees 80. Whereas the exercise price is rupees 50. So the difference between both, that is rupees 30, is treated as intrinsic value. But for the accounting purpose, we take only fair value and does not consider intrinsic value. So here is the question for online participants. The grant date under Ind AS 102 is best described as option A, date when options are exercised. Option B, date when expense recognition start. Option C, date when entity and counterparty agrees to the term of award. Option D, date when shares are issued. Naveen Kumar. Sir, the answer is C. Correct answer. Moving further, equity settled share based payment concept and accounting. So जैसे ही मैंने पहले भी समझाया था, इक्विटी सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट वही होता है जिसमें जो कंपनी है वो एक्चुअल में डिलीवर करती है अपने शेयर्स. So equity settled transactions are settled by delivering of entity's own equity instrument. The counterparty receives ownership right or options and the entity records the value of goods or service received as an increase in equity and corresponding expense over the vesting period. Typical journal entry approach. On the grant date, we will determine the fair value. The fair value determined on grant date the total expense will be determined on the basis of fair value which is determined on grant date, and it will be spread over the vesting period on a straight line basis. Here is also an example given. Employer grants 1,000 option on 1st April with the fair value of rupees 200 vesting over 4 years with service condition. So the total fair value of the plan is rupees 1,000 into rupees 200, that is rupees 2 lakh, and this will be recognized over 4 years of vesting period. Therefore, the expense for each year will be rupees 50,000. Next is cash settled share based payment concept and measurement. So cash settled transactions result in liability to transfer cash or other assets based on the price or value of the entity's shares. The entity recognizes the goods and service received and the liability measures at fair value at each reporting period. So the initial measurement is based on the grant date fair value, whereas on subsequent measurement are done on the basis of fair value determined at each reporting date. Presentation. Liability is presented as current liability or non-current liability depending upon the settlement timing, and P&L volatility arise from fair value changes.
नेक्स्ट इज एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट, इमीडिएट और डेफर्ड वेस्टिंग एंड मेजरमेंट। तो इसमें क्या होता है कि कई बार अपन एम्प्लॉयज को इमीडिएट वेस्टेड भी शेयर्स इशू करते हैं। तो जब भी अपन कोई भी शेयर्स ऐसे इशू करते हैं जिसमें इमीडिएट वेस्टिंग होती है, तो जो भी सारा खर्चा होता है वो उसी ईयर में P&L में बुक हो जाता है। जबकि जो जिसमें डेफर्ड होता है, बेसिकली जिसमें ओवर द पीरियड वेस्टिंग पीरियड 2-3 साल का होता है, उसमें जो भी अपना खर्चा होगा ईबी का वो डेफर्ड होगा ओवर द ईयर ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। सो जितनी भी अपनी टोटल फेयर वैल्यू आएगी उसको अपन डिवाइड कर देंगे ओवर द वेस्टिंग पीरियड। मेजरमेंट क्राइटेरिया, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स या ऑप्शंस गिवन अप। इक्विटी सेटल्ड, फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट एंड देयर इज नो रीमेजरमेंट ऑफ फेयर वैल्यू, क्योंकि इक्विटी रीमेजर होती ही नहीं है इंडेस में। नेक्स्ट कैश सेटल, फेयर वैल्यू इज रीमेजर एट ईच बैलेंस शीट डेट, क्योंकि कैश सेटल वाला लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होता है और लाइबिलिटी को अपन हर रिपोर्टिंग डेट पे रीमेजर करता है। नेक्स्ट इज शेयर बेस्ड पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस। Index 102 applies to goods or service received from supplier or consultant, paid in equity instrument or in amounts based on entity's share. So first we will determine the timing, that is when to recognize the expense. So expense is recognized when the risk and reward of ownership with respect to the product or service is received to the entity and not when the share actually vested. Measurement basis, if the fair value of goods or service can be estimated reliably, we will measure at that fair value. Otherwise, we will measure at the fair value of equity instrument granted. So for vendor arrangement, we need to consider whether the transaction is effectively a purchase of goods or service, so that we can determine whether we have to expense or capitalize, or whether it is a financing arrangement. Here is an example. A supplier is paid with 10,000 shares for delivery of specialized equipment. If equipment is received immediately and its fair value is reliably determinable, we will recognize the asset at the fair value and credit the equity. However, if equipment value is not reliably measured, we will measure the fair value of the shares. Next is group share based payment. तो जो ऑब्जेक्टिव होता है एंटिटी का ESOPs इशू करने का, वो यही होता है कि एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट होए, उससे अपना वर्क एफिशिएंसी बढ़े, जिससे कि एंटिटी का प्रॉफिट बढ़े और अल्टीमेटली उसकी शेयर प्राइस बढ़े। शेयर प्राइस बढ़ेगी तो जो एम्प्लॉयज होता है उनको ESOP मिलेगा, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। तो कई बार होता है कि पेरेंट्स जो है वो अपने शेयर्स इशू करते हैं सब्सिडरी के प्लान में। फॉर एग्जांपल जियो है, जियो लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो अगर जियो वो ESOP इशू करता है अपने एम्प्लॉयज को, तो एम्प्लॉयज के लिए लिक्विडिटी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो सेल नहीं कर पाएगा अपने शेयर्स इजीली, क्योंकि लिस्टेड शेयर्स है नहीं। तो जो रिलायंस है वो अपने शेयर्स इशू करेगा SBP प्लान ऑफ जियो में, तो उससे जो जियो के एम्प्लॉयज होंगे उनके पास बेसिकली इजीली अवेलेबल रहेगा कि वो अपने जो भी शेयर्स रिलायंस के है वो इजीली ट्रेड कर पाएंगे। तो जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी, तो बुक्स ऑफ पेरेंट में अपन देखेंगे, क्योंकि शेयर्स पेरेंट के इशू हो रहा है तो SBP रिजर्व पेरेंट क्रिएट करेगा। अब पेरेंट डेबिट क्या करेगा, तो पेरेंट सब्सिडरी को डेबिट कर सकता है, बट सब्सिडरी से कुछ पेमेंट मिलेगा नहीं पेरेंट्स को, तो सब्सिडरी को डेबिट ना करके वो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी शो करेगा। नेक्स्ट, बुक्स ऑफ सब्सिडरी में क्या होगा, एक्सपेंस, एक्चुअली एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस तो सब्सिडरी का है, तो एक्सपेंस जो भी है वो सब्सिडरी अपने बुक में रिकॉर्ड कर लेगी, और क्रेडिट वो या तो पेरेंट को कर सकती है, पर पेरेंट को कुछ पेमेंट करना नहीं है तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम P अकाउंट को क्रेडिट कर देगी। कंसोलिडेशन के समय में इन्वेस्टमेंट जो है और जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो नॉक ऑफ हो जाएगा और केवल EB टू SBP रिजर्व बचेगा। नेक्स्ट, ऐसी एग्जांपल हो सकता है कि सब्सिडरी इशू कर रहा है अपने शेयर्स पेरेंट को। फॉर एग्जांपल टाटा सन्स लिस्टेड कंपनी नहीं है, बट उसके जो टाटा सन्स जो है वो पेरेंट कंपनी ऑफ टाटा मोटर्स के जो शेयर्स है वो लिस्टेड है। तो अगर टाटा सन्स के एम्प्लॉयज को अपन को कोई भी शेयर्स इशू करना है तो टाटा मोटर्स अपने शेयर्स इशू कर देंगे। तो इस केस में बुक्स ऑफ सब्सिडरी डेट इज टाटा मोटर्स की बुक में क्या होगा कि जो शेयर्स है वो टाटा मोटर्स के इशू हो रहे हैं तो वो SBP रिजर्व्स को क्रेडिट कर देगा, और क्योंकि ये खर्चा टाटा सन्स का डेट इज पेरेंट्स का है तो पेरेंट्स EB को अपने बुक में बुक करेगा, और जो सब्सिडरी है वो डिविडेंड को डेबिट करेगा, जबकि पेरेंट्स जो है डिविडेंड एज एन इनकम ट्रीट करके उसको क्रेडिट कर लेगा। कंसोलिडेशन के समय में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन और डिविडेंड इनकम नॉक ऑफ हो जाएगा, और लास्ट में वही EB टू SBP रिजर्व रह जाएगा। Here is question for offline participants. When parent P grants share-based payment to employees of subsidiary S in the books of S, the entry is option A, debit investment in P and credit SBP reserve. Option B, debit employee benefit expense and credit capital contribution from P. Option C, debit dividend, credit SBP reserves. Option D, debit SBP reserves, credit cash. जिसे पढ़ा हुआ है वो बताइए। Yeah, correct answer. Moving forward, here is hybrid arrangement. तो hybrid arrangement होता क्या है?
बेसिकली इसमें ऑप्शन रहता है एम्प्लॉय के पास कि वो या तो एट द सेटलमेंट कैश अवेल कर ले या फिर ईसॉप्स अवेल कर ले। तो इसमें एंटिटी को स्टार्टिंग में पता नहीं होता कि एक्चुअल में एम्प्लॉयज कैश लेगा या शेयर्स लेगा। तो एंटिटी एक बार तो इसको ट्रीट करती है एज अ प्योर कैश प्लान और लाइबिलिटी रिकॉर्ड करती रहती है और एक इक्विटी ऑप्शन वैल्यू डिटरमाइन करती है और इक्विटी ऑप्शन वैल्यू को भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करती रहती है। तो सबसे पहले ग्रांट डेट में एंटिटी एस्टिमेट करेगी टोटल फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान assuming that employers opt to settle in shares. Second, estimate करेगी total fair value of cash plan assuming कि all employees will opt for settlement in cash. इससे equity option की value आएगी। तो equity option की value will be difference between equity plan value and the cash plan value. So entire plan is to be accounted as if it is a cash plan with an added option to convert to shares. Therefore, the cash plan would be recorded immediately, independently, like share appreciation, right? And the equity option will be valued as above, would be accounted in similar way of ESOPs. If the equity option values comes to be negative, it will be ignored. The cash plan would be remeasured at fair value at each balance sheet date because it is in the nature of liability, and equity option, as again it is in the nature of equity, it will not be remeasured. Next is journal entry at time of exercise. So वेस्टिंग पीरियड के बाद जब एम्प्लॉय एक्सरसाइज करेगा तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो एम्प्लॉय कैश अल्टरनेटिव चूज करे या फिर इक्विटी सेटलमेंट चूज करे। तो अगर एम्प्लॉय कैश अल्टरनेटिव चूज करता है तो एंट्री होगी अपनी एसबीपी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक से पेमेंट हो गया, और एसबीपी रिजर्व जो अपना बना रखा था अपन इक्विटी ऑप्शंस के लिए बना रखा था उसको ट्रांसफर कर देंगे टू रिटेन अर्निंग। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर ऑप्ट कर सकता है या तो इक्विटी सेटलमेंट के लिए, तो जो भी अपना एसबीपी लाइबिलिटी और एसबीपी रिजर्व्स का बैलेंस रहेगा उनको डेबिट कर देंगे, और टू शेयर्स इशू करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ऑल्टरनेटिवली अपन जो एसबीपी रिजर्व्स का अमाउंट है उसको डायरेक्टली भी रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर सकता है। So as per Ind AS 102, the balance of SBP reserve should be transferred from one component of equity, that is SBP reserve, other component of equity, that is retained earning or securities premium as appropriate. Hence, we have closed SBP reserves in both the cases by ultimately transferring into retained earning in case of cash exercise or securities premium in case share exercise. Next is scope exclusion. So Ind AS 103 फॉलोइंग 3 ट्रांजेक्शंस को एक्सक्लूड करता है। नंबर 1, ट्रांजेक्शन जो अपने शेयर होल्डर्स के साथ होता है, जैसे कि बोनस शेयर्स इशू किए, राइट शेयर्स इशू करे, तो ये वाली चीज इंड AS 102 में एक्सक्लूडेड है। नंबर 2, जो भी परचेज कंसिडरेशन डिटरमाइन होती है एट द टाइम ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो क्योंकि उसके लिए एक स्पेसिफिक इंड AS 103, तो इसलिए हमेशा स्पेसिफिक इंड AS होता है वो ओवरराइड करता है ओवर द जर्नल। नेक्स्ट है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ नॉन फाइनेंशियल आइटम्स व्हिच कैन बी नेट सेटल, अगेन ये इंड AS 109 में कवर्ड होता है, जिसका एग्जांपल कमोडिटी डेरिवेटिव्स है, तो ये भी एक्सक्लूडेड होता है फ्रॉम द स्कोप ऑफ इंड AS 102। Here is the question for online participants. A limited grants share-based award with employees' choice of cash or equity settlement. At grant date, fair value assuming equity settlement is rupees 160, fair value of cash settlement is rupees 120, vesting period is 4 years. Which of the following option is correct? And option A, entire award accounted as equity settled. Option B, entire award accounted as cash settled. Option C, equity option 40 recognized over vesting and cash component remeasured each year. Option D, equity settlement remeasured each reporting date. May 28. Sir, option is C. Equity option rupees 40 recognized our vesting and cash component measured each year. Correct answer. Moving forward, vesting condition. तो जो वेस्टिंग कंडीशन होती है वो दो तरीके की हो सकती है, सर्विस कंडीशन या फिर परफॉर्मेंस कंडीशन। सर्विस कंडीशन के एम्प्लॉय को इतने पीरियड के लिए सर्विस में रहना ही पड़ेगा फॉर बीइंग एंटाइटलमेंट ऑप्शंस, और परफॉर्मेंस कंडीशन इज लिंक टू कि कोई टारगेट अचीव करना है, मे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर शेयर मार्केट प्राइस जो है शेयर्स की वो इतनी परसेंटेज से इंक्रीज होनी चाहिए। तो सर्विस कंडीशन, अ कंडीशन रिक्वायरिंग द एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ सर्विस बिफोर अवार्ड बेस्ड accounting, recognize the fair value of equity instrument over the requisite service period as an expense used graded or straight line attribution depending on the vesting pattern. Performance condition, a condition that requires achievement of one or more specific performance targets like revenue, EPS, return on capital employed, etc. It can be further classified into market linked or non-market linked. Market linked are one which are linked to achievement of a specific market price level, and non-market linked is linked to factors other than market price of the entry. Next, non-vesting conditions and their accounting. So non-vesting condition refers to conditions which is other than vesting condition. That is, these conditions do not affect the entitlement.
फॉर एग्जाम्पल एक वेटिंग पीरियड है 1 ईयर का आफ्टर द वेस्टिंग पीरियड जो एम्प्लॉय को सर्व करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली उनको शेयर्स इशू नहीं होंगे 1 साल तक, जब तक वेस्टिंग पीरियड ओवर हुआ उसके 1 साल तक इशू नहीं होंगे। तो ये कंडीशन अगर वो फुलफिल भी नहीं करता, बेसिकली वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं रहता, तो इससे उसकी एंटाइटलमेंट उससे छीनी नहीं जाएगी, ही विल बी एंटाइटल्ड टू द शेयर्स। Non-vesting condition do not affect the measurement of grant date fair value. They are ignored while estimating the number of awards expected to vest. Even should spread over only vesting period and not over non-vesting period. Disclosure and controls. Disclose nature of non-vesting condition and potential impacts. Maintain governance to track whether such contractual terms are substance-based or effectively vesting in nature. For example, a post-vesting restriction on sale of shares is typically a non-vesting condition. It affects share transferability, not whether the employee contributed service during the vesting period. Next is non-market linked performance condition. Non-market linked performance condition means the condition in which targets are linked to factors other than market price of the entity. तो इसकी जब अपन अकाउंटिंग करते हैं तो अपन हर एक बैलेंस शीट में हर एक बैलेंस शीट डेट पे देखेगी कि सबसे पहले कि एक्चुअल में वेस्टिंग होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कितने सालों में होगी, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपन अजम्पशंस बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपन अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट इज मार्केट लिंक परफॉर्मेंस कंडीशन. Market link performance condition depends on the price of the entity's equity instrument. Such condition affects the fair value at grant date and are not adjusted for subsequent probability changes. तो इसमें जब अपन अकाउंटिंग करते हैं तो assumptions अपन केवल ग्रांट डेट पे ही बना लेते हैं। जो भी assumption अपन ने ग्रांट डेट पे बनाए कि एक्चुअल में शेयर प्राइस मीट होगा या नहीं होगा, वो अपन कंसीडर करेंगे केवल, और हर एक रिपोर्टिंग डेट में अपन अपने assumption जो है वो चेंज नहीं करेंगे। Now the question for offline participants. A limited grant share option that vests only if the company share price reaches rupees 500 during the vesting period. At grant date, the market condition is incorporated into fair value using an option pricing model. Which statement is correct? Option A, expense is revised each year based on probability of meeting target. Option B, grant date fair value is adjusted if target seems unlikely later. Option C, expense is recognized based on grant date fair value without revising for attainment likelihood. Option D, vesting expense is recognized only if target is actually achieved. Correct answer. Moving further, there can be two cases कि जो actual vesting period है that can be longer than the estimated vesting period or it can be shorter than the estimated period. So दोनों ही कंडीशन में अपन ने जो इनिशियली डिटरमाइन किया था वेस्टिंग पीरियड, उस पीरियड पे ही अपन ईबी को डिवाइड करेंगे, और अगर वेस्टिंग पीरियड शॉर्ट हो जाता है तो जो भी जितना भी ईबी अपना बचता है वो लास्ट ईयर में पीएनएल में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन इन एक्सरसाइज प्राइस. तो कंपनी कई बार अपने प्लान में एक्सरसाइज प्राइस को मॉडिफाई कर सकती है, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो रिड्यूस कर दे एक्सरसाइज प्राइस जो कि बेनिफिशियल होगा एम्प्लॉइज को, या फिर वो इंक्रीज कर दे एक्सरसाइज प्राइस जो कि एडवर्स होगा एम्प्लॉइज को। तो अगर बेनिफिशियल होता है एम्प्लॉइज को तो ओरिजिनल प्लान तो कंटिन्यू होगा एज इट इज, और जो इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू है वो स्प्रेड होगी ओवर द रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड. इन केस इट इज एडवर्स टू एम्प्लॉय, ओरिजिनल प्लान अगेन कंटिन्यू होगा एज एन ओरिजिनल टर्म्स एंड इट विल बी स्प्रेड ओवर ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड. व्हेयरएज क्योंकि उसकी जो इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू वो नेगेटिव आएगी एडवर्स प्लान की, तो उसको अपन इग्नोर कर देंगे. इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू इज इक्वल्स टू फेयर वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड प्लान माइनस फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल प्लान. इसमें ये ध्यान रखना है कि जो अपन फेयर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन ही कैलकुलेट करेंगे. एक एग्जांपल है, A Limited has issued 150 share options to each of its 1000 employees subject to the service condition of 3 years. Fair value of the option given was calculated at rupees 130 per options. At the start of year 2, due to unforeseen event, the share price of A Limited has fallen, and as a result, the fair value has fallen to rupees 50 per option. And hence, share options were repriced, due to which they are now worth rupees 80 per option. तो इसमें सबसे पहले अपन ओरिजिनल प्लान की ईबी निकालेंगे. तो वो अपन कैसे निकालेंगे? 1000 एम्प्लॉइज को 150 शेयर ऑप्शन मिले जिनकी फेयर वैल्यू 130 है, तो इन तीनों का प्रोडक्ट करके अपने पास आएगा 1,95 लाख, जो कि ओरिजिनली डिटरमाइंड वेस्टिंग पीरियड इट इज 3 इयर्स में डिवाइड हो जाएगा. तो हर साल 65 लाख का अपन ईबी बुक करेंगे. फिर क्योंकि रिप्राइस हुआ है तो अपन इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू निकालेंगे. इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू इज फेयर वैल्यू ऑफ मॉडिफाइड प्लान माइनस फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल प्लान, दैट इज 80 माइनस 50 रुपीज 30 आएगा. तो अपन इंक्रीमेंटल ईबी निकालेंगे. वो भी अपन वैसे ही कैलकुलेट करेंगे कि 1000 एम्प्लॉइज है, 150 ऑप्शन है हर के पास, और इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू है रुपीज 30, तो 45 लाख है. बट ये क्योंकि स्टार्ट ऑफ ईयर 2 में हुआ है तो रिमेनिंग ईयर्स अपने पास रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड 2 इयर्स का है, तो ये ओवर द 2 पीरियड ही केवल स्प्रेड होगा. तो ईच ईयर में 22,50,000 का ईबी रिकॉग्नाइज करेंगे. तो क्या आया तेरे को समझ में?
ये इलस्ट्रेशन जो बता रहा है, एक बार ही पूरा एक्सप्लेन कर दे, फिर कौन एक्सप्लेन करेगा वो बताना। तो जो टोटल ईबी अपन रिकॉग्नाइज करेंगे पीएनएल में, ईयर 1 में तो अपना केवल 65 लाख जाएगा, ईयर 2 और ईयर 3 में 65 लाख प्लस जो अपना इंक्रीमेंटल ईबी आया है ड्यू टू फेयर वैल्यू चेंजेस वो भी ऐड कर देंगे, दैट इज 22,50,000। तो टोटल 87,50,000 का अपन रिकॉग्नाइज करेंगे ईबी पीएनएल। एक्सप्लेन करो वापस, बता रहे बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया है, अपना अटेंशन नहीं है बस। नेक्स्ट। मतलब प्रीमेंशन करना पड़ता है, अपन ने लायबिलिटी बुक करी है क्योंकि वो कैश सेटल वाला है, और अगर मॉडिफाई भी करते हैं तो अपन को मॉडिफाई वाले को भी उस बेसिस पे प्रीमेंशन करके ही अकाउंट में करेगा। क्या सही कह रही है? हाँ बोलना तो होता था ना। हाँ पूरा सही नहीं है, पूरा सही है। अटेंशन का है मुद्दा, ये है इससे बढ़िया एक्सप्लेन नहीं कर सकता कोई। आपका जो होता है ना, जिनको आप 10,000 रुपए देके और लेक्चर खरीदते हो, वो भी नहीं एक्सप्लेन करेगा इतना। कॉर्नर में क्या पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन करो जिस तरह इसने किया है। वापस explain। अब वापस बता नहीं सकते हो। तो कंपनी क्या है, कई बार रिवाइज कर लेती है अपने प्लान को, मॉडिफाइड कर लेती है। उसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो रिड्यूस कर दे एक्सरसाइज प्राइस या फिर इंक्रीज कर दे एक्सरसाइज प्राइस। तो जब भी रिड्यूस करती है एक्सरसाइज प्राइस वो बेनिफिशियल होता है एम्प्लॉयज के लिए, और जब भी इंक्रीज करती है एक्सरसाइज प्राइस तो वो एडवर्स होता है एम्प्लॉयज के लिए। तो जब भी बेनिफिशियल होगा तो जो अपना ओरिजिनल प्लान है वो तो अपन एज इट इज ट्रीट करेंगे, उसको ओवर द ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड अपन ईबी को बांटते रहेंगे और हर ईयर में उतना एक्सपेंस रिकॉर्ड करते रहेंगे। और फिर अपन कैलकुलेट करेंगे इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू ड्यू टू चेंजेस इन द एक्सरसाइज प्राइस। तो जो भी इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू आएगा उससे जो भी इंक्रीमेंटल ईबी आएगा अपन रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड में उसको रिकॉर्ड करेंगे। इन केस ऑफ इंक्रीज इन एक्सरसाइज प्राइस, क्योंकि वो एडवर्स रहेगा एम्प्लॉय के लिए, तो अपन ओरिजिनल प्लान को तो कंटिन्यू वैसे ही रिकॉर्ड करते रहेंगे। पर क्योंकि इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू नेगेटिव आएगी तो अपन उसको इग्नोर करेंगे, और केवल जितना भी अपना ओरिजिनली डिटरमाइंड ईबी ही था वही स्प्रेड होता रहेगा। इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू अपन निकालते कैसे है, जो भी अपनी फेयर वैल्यू है मॉडिफाइड प्लान की और जो ओरिजिनल प्लान की थी ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, उन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा उससे अपन इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू निकालते हैं। तो उसी के बेस में ये एग्जांपल था। इसमें जो है फेयर वैल्यू चेंज हो रही थी फ्रॉम 80 टू 50। तो इसमें इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू हो रहा था 80 - 50, दैट इज ₹30 का। जो इनिशियल प्लान था अपना 150 ऑप्शन टू 1000 एम्प्लॉइज विद फेयर वैल्यू ऑफ ₹130, जिसका टोटल आ रहा था 1,95 लाख, जो कि वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर्स में डिवाइड होगा। तो ईच ईयर में 65 लाख ईबी अपन पीएनएल में रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके साथ अपन कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, वो एज इट इज रहेगा। उसके बाद जो भी इंक्रीमेंटल ईबी आया दैट इज ₹30 per employees per option into multiply by ₹1,000 multiply by 1,000 employees and 150 share option, that is ₹45 lakh, वो अपन रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड पे डिवाइड करेंगे, दैट इज ₹22,50,000 ईच ईयर में आएगा। तो टोटल ईबी अपन जितना भी पीएनएल में रिकॉग्नाइज करेंगे ईयर 1 में तो पूरा 65 लाख जाएगा, ईयर 2 और ईयर 3 में जो ओरिजिनल प्लान का 65 लाख था वो जाएगा, प्लस जो मॉडिफाइड प्लान हुआ उसके कारण जो इंक्रीमेंटल ईबी आया 22,50,000 का वो भी ऐड होकर टोटल 87,50,000। आ गया कंप्लीटली समझ में? पहले नहीं आया था, क्यों? ध्यान नहीं था। Moving forward, cancellation. Cancellation occurs when entity or counterparty extinguishes an award because it vests. Treatment depends on whether cancellation is accompanied by replacement or is an stand-alone event. So cancellation is treated as acceleration of vesting. That is, the entire remaining EBE would be immediately written off in the year of cancellation. जितना भी अपना EBE बचा हुआ रहेगा वो पूरा का पूरा ईयर ऑफ कैंसिलेशन में पीएनएल में रिकॉग्नाइज करेंगे। अब कैंसिलेशन के समय में हो सकता है कि कंपनी कैश कॉम्पनसेशन पे कर रही है, तो जितना भी कैश कॉम्पनसेशन पे कर रही है अगर वो अप टू फेयर वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ कैंसिलेशन उतना है तो अपन एसबीपी रिजर्व से एडजस्ट कर लेंगे। अगर उससे ज्यादा है तो अपन जो भी एक्सेस अमाउंट है उसको पीएनएल में रिकॉग्नाइज करेंगे बाय लॉस ऑफ कैंसिलेशन के नेम पे।
नेक्स्ट, अगर कैश कॉम्पनसेशन जो अपन ने पे किया है वो अगर कम है फ्रॉम द फेयर वैल्यू, तो जितना भी अपना एसबीपी रिजर्व रिमेन रहेगा उसको अपन रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट इज ग्रेडेड वेस्टिंग। क्या होता है कि कई बार जो ईसॉप प्लान होता है जो एंटिटी देती है अपने एम्प्लॉयज को, उसमें ऑप्शन होता है कि से 25% शेयर्स फर्स्ट ईयर के एंड में वेस्ट हो जाएगी, अनदर 25% सेकेंड ईयर में और बाकी के 50% थर्ड ईयर में। तो इस टाइप के जो ऑप्शंस होते हैं इनको ग्रेडेड वेस्टिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें वेस्टिंग पीरियड हर का अलग अलग होता है। तो इसमें हर एक जिसका भी वेस्टिंग पीरियड अलग अलग होता है, सबको अपन अलग अलग मिनी ईसॉप्स ट्रीट करते हैं और अलग अलग सबकी अकाउंटिंग करते हैं। तो इधर एक वही इलस्ट्रेशन है जो मैंने अभी समझाया। Next question for online participants. A company cancels a share-based payment scheme before vesting. What is correct accounting treatment? Option A, ignore remaining expense. Option B, recognize remaining expense immediately. Option C, reverse expense already recognized. Option D, recognize expense only if cash is paid. Radhika, Chetan. Answer is option B, recognize remaining expense immediately. Correct. मूविंग फॉरवर्ड, इम्पैक्ट ऑन अर्निंग पर शेयर्स। तो जो ईसॉप प्लान्स होता है उनका अर्निंग पर शेयर्स में भी इम्पैक्ट आता है। क्यों? क्योंकि जब वो एक्चुअली वेस्ट हो गए तो उससे जो अपने नंबर ऑफ शेयर्स है वो फ्लक्चुएट होगी, प्लस जो अपना पीएनएल में इम्पैक्ट गया है ईबी का वो भी कम ज्यादा होगा। तो उससे हो सकता है या तो ये डाइल्यूटिव हो या एंटी डाइल्यूटिव हो। अगर डाइल्यूटिव है तो अपन डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करेंगे, एंटी डाइल्यूटिव है तो अपन इग्नोर कर देंगे। और यही अगर कैश सेटल्ड अवार्ड्स होता है तो ये तो लाइबिलिटी की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं, इसमें एक्चुअल शेयर्स इशू होते ही नहीं है, तो ईपीएस में कोई इम्पैक्ट आता ही नहीं है। नेक्स्ट, ये इंफोसिस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो डिस्क्लोजर गया था उसका एक्सट्रैक्ट है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि जो फेयर वैल्यू जिस भी मॉडल से एस्टिमेट करता है उसका डिस्क्लोजर जाता है। तो इधर दे रखा है फेयर वैल्यू ऑफ अवार्ड्स आर एस्टिमेटेड यूजिंग ब्लैक स्कोल्स मॉडल फॉर टाइम एंड नॉन मार्केट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑप्शंस एंड मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन मॉडल इज यूज्ड फॉर टीएसआर बेस्ड ऑप्शन। और जैसे मैंने कहा था कि जो भी इक्विटी सेटल प्लान होते हैं वो इक्विटी नेचर में होते हैं, तो उनकी फेयर वैल्यू केवल और केवल ग्रांट डेट पे डिटरमाइन होती है। तो इधर भी जो फेयर वैल्यू है इक्विटी सेटल की वो ग्रांट डेट पे डिटरमाइन होती है। Next, practical checklist, valuation and models. So we should confirm model selection, input sources, dividend assumption, and rationale for forfeiture rates. Retain the model outputs and sensitivity analysis. Document governance. We should document all the documents such as board approvals, plan rules, grant letters, modification approvals, etc. Disclosure pack, protective illustrative note, summary of plans, movement table, valuation assumption, P&L impact, and EPS reconciliation. And last, audit preparation, assemble working papers regarding reconciliation of grants, fair value calculation, management judgment, board meeting, and comparison to previous years disclosure. Thank you. Wishing you a happy holiday. क्या ना